नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अफगानिस्तान के हालात को लेकर देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की राय कमोबेश एक जैसी है। हालांकि तालिबान पर भरोसा करना मुश्किल है और भारत इंतजार करो और देखो की नीति पर चल रहा है। आज 31 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं की बैठक से यह बात निकलकर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी नेताओं के ताजा हालात की जानकारी दी और बताया कि भारत सरकार हर भारतीय को वहां से वापस लाएगी। कुछ अफगान नागरिकों को भी वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री वैश्विक नेताओं के संपर्क में हैं। उनकी रूस और जर्मनी के नेताओं से चर्चा हुई है और खुद विदेश मंत्री भी अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के संपर्क में हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैठक में कहा कि तालिबान दोहा वार्ता के दौरान किए गए वादों से मुकर गया है। अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण पर आम राय बनाने के लिए अमेरिका, रूस और चीन की अभी तक की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। कुछ नेताओं ने सरकार से पूछा कि क्या तालिबान से बात होगी, जिसका सरकार ने सीधा जवाब नहीं दिया है। We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. Government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible. आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की कोशिशों पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि तालिबान से बातचीत के सवाल को लेकर फिलहाल भारत सरकार ने जवाब टाल दिया है। देश की हित के लिए हम सब इकट्ठा हैं। फिर भी नई तालिबान के सरकार के साथ आपको लगता है कि भारत सरकार को भी उनको एंगेज करना होगा? ये मैं नहीं, मंत्री जी की बात में ये लगा कि हर किस्म की कोशिश किया जा रहे हैं। डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे कि एंगेज कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि सारे स्टेक होल्डर के साथ हमारा चर्चा होना शुरू हो गए हैं। सारे स्टेक होल्डर के साथ हम इस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कहे कि हम तालिबान को एंगेज करना किए हैं। राय क्या है इस मामले? नहीं, देखिए सरकार को ये फैसला लेना पड़ेगा। हमारा राय की मतलब बड़ा नहीं होते, सरकार को ये फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी हर एक देश एक एक किस्म की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान अपने अपने बात रखे हैं। हमारी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट वार्ता नहीं आए हैं। मैं ये भी को बोलने का कोशिश किया, कहा है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, सरकार साफ करे। सीडीएस साहब वो खुद कह रहे हैं कि 20 साल पुराने तालिबान और ये तालिबान में कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें हमारे मंत्री जी, सरकार को अपना रणनीति साफ करना चाहिए तालिबान। नहीं, देखिए मैं फिर भी कहता हूँ सरकार के खिलाफ हम कोई चर्चा करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, सरकार के खिलाफ सवाल पूछने के लिए हम लोग नहीं हैं। हम देश की हित के लिए आए। बैठक में कांग्रेस ने इस्तांबुल से भारत आई अफगान डिप्लोमेट रंगीना कारगर का मुद्दा भी उठाया। रंगीना को दिल्ली हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हुआ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने माना कि उन्हें डिपोर्ट करना एक भूल थी। एक लेडी डिप्लोमेट महिला एमपी जिसको डिपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने हो गया कहा ये हो गई गलती, ऐसा आइंदा नहीं होगा, इसका हम देखेंगे। और बाकी जो चीजें स्टूडेंट्स है या दिल्ली में या दूसरे और जगह, उन स्टूडेंट्स का हित भी देखा जाएगा और जो अफगान सिटीजन्स यहाँ पर है उनके बारे में भी उनका हित देखा जाए। जो हमने 6-7 मुद्दे उठाए थे उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है। अब आगे उस पर कितना अमल होता है देखेंगे। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? अफगानिस्तान जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक आम राय किस बात की ओर इशारा कर रही है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ विदेश मंत्रालय में सचिव रहे पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब हैं, साथ ही जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले पिनाक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने बयान सुने होंगे कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के। एक तरह से सीधे तौर पर आम राय है
अफगानिस्तान के विषय पर भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है, विपक्षी पार्टियां उसके साथ खड़ी हैं। हम ये देखते आए हैं कि कूटनीति के विषयों पर, इस तरह के मुद्दों पर देश में हमेशा से ही एक आम राय होती आई है, और इस मुद्दे पर यह आम राय कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं? देखिए, हमारे देश में बड़ी लंबी परंपरा है कि विदेश नीति पर एक आम राय बन जाती है। हाँ, कभी कभी नहीं बनती है, पर ये उसी का झलक है जो आपने अभी दिखाया कि आम राय बन चुकी है। और आगे हमें क्या करना है ये भी तो हमारे विदेश मंत्री जी ने बताया। देखिए, अभी सरकार वहां नहीं बनी है तालिबान की। तालिबान भी बातचीत कर रहा है, उनके अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं। नॉर्दर्न अलायंस के जो पुरानी नॉर्दर्न अलायंस, बट पंजशीर में जो अमरुल्ला साहब बैठे हैं, अहमद मसूद बैठे हैं, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। उनका एक तालिबान का बड़ा डेलीगेशन गया। तो किस तरह का सरकार होगा? तालिबान तो कहता है कि हम मिलजुल के सरकार बनाएंगे। अब सरकार बनेगा ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, इंक्लूसिव एंड ट्रांजिशनल, ये दो शब्द इस्तेमाल होते रहे हैं। अब किसी ने मान्यता किसी को नहीं दी है अभी तक, आज तक। तो मान्यता हम कब देंगे? जब कोई सरकार होगी तभी हम उसकी पे सोच करेंगे। बिल्कुल। अभी इट इज टू अर्ली टू टेल व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट सरकार बनेगी, और सरकार बनाने में हमारी कोई भूमिका नहीं होगी, ये कम से कम स्पष्ट हो गया। हम इंतजार करो देखो की भूमिका में है। जिस तरह से दूसरे देश, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या रूस हो, वो कर रहे हैं कोशिश अपनी ओर से, जिसका इशारा आज सरकार ने कहा भी कि इनकी कोशिशें अभी फिलहाल रंग चढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है। स्वर्ण सिंह जी, मैं आपको लाना चाहूंगा इसी चर्चा में कि एक आम राय तो है, लेकिन विपक्ष के मन में कई सारे सवाल भी हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या हमने जल्दबाजी कर दी अपना पूरा कूटनीतिक स्टाफ अफगानिस्तान से वापस लाने के बाद? क्या हमें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? और दूसरा, जो आपने खरगे साहब को सुना होगा कि एक जो डिप्लोमेट आई थी, उन्हें जिस तरह से डिपोर्ट किया गया, यह ठीक संदेश नहीं देता है। देखिए, जैसा एम्बेसडर चक्रवर्ती ने अभी कहा कि विदेश नीति में हमेशा से, और खासकर जब ये राष्ट्रहित की बात होती है और तनाव का माहौल होता है, तो उसमें हमेशा से कम कारगिल युद्ध के बाद तो लगातार हमने देखा है कि सभी राजनीतिक दल जो एक आवाज में बोलने की कोशिश करते हैं। और आपने अभी अपने टेलीविजन पे देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हम सरकार को सवाल नहीं उठाने आए हैं, हम केवल जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और कुछ टेक्निकल चीजें, जैसे आपने बताया कि एक महिला को वापस कर दिया गया एयरपोर्ट से, उस पर सवाल का जवाब मिल चुका है कि वो भूल थी। मुझे लगता है कि चिंता का विषय अब ये है कि सरकार कब और कैसे बनेगी। और जैसे एम्बेसडर चक्रवर्ती ने कहा कि बहुत से घटक हैं जिनको इंक्लूसिव सरकार बनाने के लिए साथ में जोड़ना जरूरी है तालिबान के लिए। पर उसके साथ आप ये भी देखें कि शायद धीरे धीरे जितनी देर होती जा रही है, एक होड़ कतर और पाकिस्तान के बीच में भी शुरू होने वाली है कि कौन उस सरकार को बनाने के पीछे अपना हाथ रखेगा। पूरा विश्व चाहेगा कि शायद दोहा डायलॉग के नजरिए से देखें तो कतर यदि सरकार बनाने में आगे बढ़कर काम करता है तो ज्यादातर देशों को उससे मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा अच्छा लगेगा और एग्रीएबल होगा उनके लिए। पाकिस्तान पिछली बार भी सरकार बनाई थी तालिबान की, तो इसलिए जो पिछली बार का जो याद है पिछले 90 के दशक की, तो ज्यादातर देश नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की छाप हो अब जो तालिबान में सरकार बननी चाहिए। हालांकि तालिबान के नेता ये कह रहे हैं लगातार कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है, पर दुनिया को मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि दोहा में यदि सरकार का गठन होता है, क्योंकि दोहा डायलॉग में भारत भी एक तरह से परोक्ष रूप से शामिल था। यहां तक बातचीत करने की बात है तो आज नहीं पहले से ही भारत लगातार परोक्ष रूप से उन बैठकों में बैठ रहा है। यहाँ तालिबान से बातचीत होती थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से या औपचारिक रूप से तो बात नहीं हो सकती बिल्कुल जब तक सरकार नहीं बन जाती। अभी तो सरकार नहीं है, पर जितनी देर लगेगी सरकार बनने में मुझे लगता है उतना ही अंदरूनी घटकों में झगड़े हो सकते हैं, इस्लामिक स्टेट का प्रभाव बढ़ सकता है, और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोहा और इस्लामाबाद में भी शायद एक तरह से तनाव बन सकता है कि किसकी छाप होगी सरकार बनने। एक महत्वपूर्ण बात जो आज इस बैठक में आई है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली कि सरकार की ओर से यह कहा गया पिनाक जी की जो वादे किए थे दोहा बातचीत के दौरान तालिबान ने, उनसे वो मुकर रहा है। यानी अभी फिलहाल आप देखिए कि 16-15 अगस्त को ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और आज करीब 10-15 दिन ही हुए हैं, और ऐसे में अगर ये एक इंप्रेशन बन रहा है कि जो वादे किए थे उनसे मुकर रहा है तालिबान, तो ये किस तरह के वादे थे और आपको क्या लगता है कि इनका क्या असर होगा तालिबान का बाकी देशों के साथ रिश्तों पर?
क्योंकि रूस की अगर हम बात करें तो पहले तो कहा गया था कि रूस जो है अपने डिप्लोमेट स्टाफ को वहां से नहीं हटा रहा है, अपने नागरिकों को वहां से नहीं हटा रहा है, लेकिन अब रूस ने भी बाकी देशों की तरह अपने नागरिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। दोहा एग्रीमेंट जो बना था वो खैर उसमें मैं ज्यादा, जो बन गया, अब उसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। पर आपका जो सवाल है कि क्या उस पर वो मुकर गए हैं, तो उसका जवाब है कि हाँ, वो मुकर रहे हैं और मुकरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें क्या था कि जिसपे वो मुकर रहे हैं वही इंक्लूसिव और ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट, नो रिवेंज किलिंग्स, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड विमेन्स राइट्स, तो वो तो मुकर रहे हैं, वो तो हमें दिख ही रहा है, आप भी दिखा रहे हैं किस तरह से औरतों के ऊपर जो उन्होंने पाबंदियां लगा दी है। तो वो तो होगा क्योंकि उन्होंने इस्लामिक एमिरेट बनाना है जिसमें शरिया लॉ अप्लाई करेंगे, और शरिया लॉ में क्या होता है वो हम सबको मालूम है, क्योंकि उसमें जो पाबंदियां लगती हैं औरतों पर खास तौर से, वो तो लगाएंगे वो, क्योंकि वो उसी में विश्वास करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी वही है। और अब वो जीत गए हैं, उनको एक जीत का एक मतलब क्या कहते हैं नशा है, तो वो तो और भी लगाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, क्या वो इंक्लूसिव, देखिए इंक्लूसिव वो कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारी छत्र छाया में सब लोग आ जाओ, हम लोग मिलकर बैठ के कुछ बना लेंगे। पर उसमें हावी तो तालिबान ही होगा, उन्हीं की बात चलेगी, उसमें ये नहीं कि कोई दूसरे जो लीडर है वो आकर अपना राय रख सकेंगे। तो मुझे तो लगता नहीं, वो दिखावा होगा थोड़ा बहुत कि हाँ देयर आर सम moderate faces in there, but I doubt it that they will be able to project that image. बिल्कुल। तो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यही बात जो पिनाक जी ने कही है कि मुकरना ही था उन्हें, तालिबान को मुकरना ही था, वो चाहे कितने ही वादे दोहा में करके आए हों। कुछ इस तरह की मिसालें भी हमारे सामने आ रही हैं। एक तरह की एडवाइजरी उन्होंने जारी की कि जो हमारा काडर है उनको महिलाओं के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, इसलिए महिलाएं अपने घरों में ही रहें। टोलो न्यूज की ओर से आज ट्वीट किया गया कि उनके जो रिपोर्टर काबुल में गरीबों की हालत दिखाने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए घूम रहे थे, उनके साथ तालिबान ने ज्यादती की, उनकी पिटाई की। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि तालिबान को मुकरना ही था। पहली बात तो ये कि सबसे अच्छा जो सैन्य ढांचा माना जाता है, मान लीजिए किसी भी देश की सरकार की एक आर्मी होती है, पर आर्मी भी जब बहुत तनाव के क्षेत्र में जब आप उनको डिप्लॉय करते हैं तो कभी कभी वो रास्ते से भटक जाते हैं। अब इसको कंपेयर करें तालिबान के ढांचे को देखें, वो बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज ढांचा नहीं है, उसमें हर तरह के लोग हैं। आपको याद होगा राष्ट्रपति अशरफ घानी ने जाने से पहले कहा था कि आखिरी दिनों में 7 से 8 हजार आतंकी पाकिस्तान से घुस आए हैं अफगानिस्तान में, उसमें लश्कर तैयबा हो सकता है, इस्लामिक स्टेट हो सकती है। तो फर्क यह है कि चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व जो आज तालिबान का है वो अच्छी भाषा में बात करना चाह रहा है क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की जरूरत है इस वक्त, और क्या उनका जो काडर है जमीन पर वो उस बात को मानता है, सुनता है या समझता है, या उसको वो उस नजरिए से कार्यान्वित कर पाता है जमीन पर, वो अलग बात है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत से देश, खासकर ब्रिटानिया, यूनाइटेड किंगडम और आज यूनाइटेड स्टेट्स कह रहे हैं कि काबुल में हामिद करजाई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कभी भी घातक हमला हो सकता है, और ऐसा कहा जा रहा है, खुफिया एजेंसी मानती है कि इस्लामिक स्टेट कुछ इस तरह का काम करना चाहती है वहां। तो उनका जो ढांचा है वो सुदृढ़ ना होने की वजह से केंद्रीय नेतृत्व कितनी भी अच्छी बात करे, क्योंकि उनको मान्यता चाहिए, पर वो जमीन पर उसका असर होगा नहीं होगा वो अलग बात है। पिनाक सर, एक दूसरा सवाल जो था जिसका इशारा स्वर्ण सिंह जी ने किया है कि पाकिस्तान के कुछ जो आतंकवादी संगठन है, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, उनके आतंकवादी भी अफगानिस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं, और जो तालिबान के आतंकवादी उनके साथ मिलकर के वो काम करते हैं। तो ऐसे में भारत के लिए जो एक सुरक्षा व्यवस्था है हमारी और जो सुरक्षा परिस्थिति है, उस पर किस तरह से सावधानी या चौकस रहने की जरूरत है आने वाले दिनों में? देखिए, पिछली बार जब तालिबान सत्ता संभाली थी तब उन्होंने वहां से पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर वहां से अफगान तालिबान के जो फुट सोल्जर्स हैं, आतंकवादी हैं, वो भी भेजे थे, कई मारे गए थे JNK में। तो इस बार की जो आशंका है वो भी उसी तरफ है कि पर अभी हमारी जो तैयारी है, जो सिक्योरिटी ग्रिड है JNK में, वो काफी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन भी डाउन हो गया है क्योंकि पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट अब उधर चला गया है अफगानिस्तान की तरफ। देखिए, पाकिस्तान एकदम मिला जुला है उनके साथ। उनके ISI चीफ कंदहार में जाकर
सब तालिबानियों से मिले हैं, उनके साथ उन्होंने नमाज भी पढ़ी है, सब तस्वीरें आ गई हैं। और उधर हक्कानी नेटवर्क जो है वो काबुल में कंट्रोल कर रहा है, उनको दे रखा है काबुल को। हक्कानी नेटवर्क, एक अमेरिकन जनरल ने कहा था कि इट इज अ वेरिटेबल आर्म ऑफ द ISI। तो ये आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ISI पाकिस्तान, उसमें उनका कितना बड़ा स्टेक है वहां पे, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए जो वो हमेशा कहते रहते हैं। और देखा जाए वो कैसे होते। तालिबान में भी बहुत फैक्शंस है, ये भी हमको समझना चाहिए, बड़े फैक्शंस हैं। तो उसमें अब किस तरह से वो आपस में क्या कैसे बनाते हैं, अब उसी का इंतजार है। अभी वी कैनॉट जंप द गन एंड डू एनीथिंग एट दिस स्टेज। इन एनी केस हम लोग वहां पे, हमारा कोई सिग्निफिकेंट रोल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में नहीं है। मुझे तो लगता है सबसे सिग्निफिकेंट रोल पाकिस्तान का ही है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, चाइना का भी नहीं है। चाइना विल फॉलो द पाकिस्तानी लीड। रशिया तो थोड़ा हटके है अभी, क्योंकि उनको बहुत फिक्र है जो आतंकवादी जो वहां अब सब फिर जमा हो रहे हैं, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में क्या करेंगे। ईरान को भी वही फिक्र है, क्योंकि ईरान हजारा जो शिया हैं उनका फिक्र उनको ज्यादा है। ईरान में भी 2.5 मिलियन के करीब शरणार्थी हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो इंस्टेबिलिटी बहुत ही हाई है, बिल्कुल इसीलिए काफी हाई है। और भारत को किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यही भारत सरकार की ओर से आज कहा भी गया है कि वो इंतजार करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से परिस्थितियां आगे बदलती हैं, उसके हिसाब से ही आगे चलकर फैसला किया जाएगा। पिनाक जी आपका और स्वर्ण सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रखते हैं ब्रेक का। पुलिस अफसरों के सत्ताधारी दलों के साथ गठजोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि देश में यह परेशानी करने वाला चलन है। पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बाद में विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होती है। इस हालात के लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उनको कानून के शासन पर टिके रहना चाहिए। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो टिप्पणी है काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि पिछले कुछ साल में ये चलन काफी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, यहां तक कि दिल्ली, कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें ये लगा कि पुलिस जो है वो एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रही है। जो भी पार्टी सरकार में है वो जैसा कह रही है पुलिस वैसा ही कर रही है। विरोधियों को निशाने पर लिया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को चोट पहुंचाई जा रही है। तो ये जो पुलिस खिलौना बन गई एक तरह से राजनेताओं के हाथ की, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, आपको लगता है कि इसके बाद कुछ व्यापक सुधार की गुंजाइश बनती है? जी देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। अभी इस मामले की शुरुआत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया छत्तीसगढ़ सरकार को, क्योंकि एक IG निलंबित हो चुके हैं वहां पर, IPS अधिकारी वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा था कि सरकार के इशारे पर उन पर राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हो गए हैं, तो ऐसे में उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो प्रोटेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन राजद्रोह की बात है तो राजद्रोह पर भी सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख था और उनका कहना था कि अंग्रेजों के जमाने के इस कानून की अब क्या जरूरत है, सरकार बताए। तो निश्चित तौर पर उससे एक कदम आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि ऐसे मामले आ रहे हैं लगातार, जो मामले आपने जिक्र किए वो तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो जो चलन बदल रहा है, जो नया ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे, उसको लेकर वो खामोश है जरूर, लेकिन उसकी नज़रों में ये सब कुछ है, वो चौकन्ना है और वो देख रहा है स्थिति को कि हालात किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं और कैसे पुलिस अफसर काम करते हैं सत्ताधारी दल के लिए, और उसके लिए वो विरोधियों को किस तरह सत्ताधारी दल इस्तेमाल करते हैं पुलिस का, उस पुलिस का जिसकी जिम्मेदारी कानून के शासन को बनाए रखना है, कानून को बनाए रखना है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी अहम टिप्पणियां यहाँ पर चीफ जस्टिस ने दी हैं और इसका असर दूर तक जाना चाहिए। जी बिल्कुल आशीष, जैसा आपने कहा कि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, इस चिंता के बाद क्या रुख अपनाती है सरकारें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 7 सीटों पर जल्द उपचुनाव कराए जाने की मांग की। शौगत रॉय, महुआ मोइत्रा, सुखेंदु शेखर रॉय, जौहर सरकार और सजदा अहमद ने चुनाव आयोग जाकर ज्ञापन सौंपा। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए टीएमसी नेताओं ने कहा कि इसे लेकर 3 बार चुनाव आयोग को कह चुके हैं। अब जब कोरोना के मामले घटे हैं तो आयोग को इस पर फैसला करना चाहिए।
चुनाव आयोग ने कहा कि उसका काम चुनाव कराना है, चुनाव रोकना नहीं। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की महुआ मोइत्रा से। हमारे साथ है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा। टीएमसी का दल चुनाव आयोग से आज मिला, 5 सांसद मिले, किस लिए आपको मिला? वो हमारे जो 7 सीटों में हमारे बाई इलेक्शंस ड्यू है, 16 अक्टूबर से शुरू करके 21 नवंबर फिर दिसंबर, वहाँ पे बहुत सारे हमारे 5 विधायक की मौत हो गई थी, फिर 2 हमारे को किसी भी कारण वो इलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये 7 में हमको चुनाव जल्द से जल्द कराना है। तो ये 6 महीना के अंदर, नॉर्मली जो हमारा संविधान है वो कहता है कि 6 महीना के अंदर कराना है चुनाव। तो डिस्कशन में बहुत अच्छी बातचीत हुई और हमारे चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी भी थे, सबको उन्होंने यही कहा कि हमारा काम तो है चुनाव कराना, चुनाव रोकना नहीं। तो उन्होंने कहा कि 7 जगह में चुनाव ड्यू है, वहाँ पे अभी हमारा जो काम है वो एक फेज में हम करेंगे या 7 को हम 2 फेज में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। सब आंकड़े उनके पास थे। उन्होंने कहा कि ये देखते हुए हम बीजेपी कह रही कि जानबूझ के आप लोग, ममता बनर्जी चाह रहे कि इस्तीफा ना देना पड़े, परेशानी ना हो, इस कारण कोरोना है, सब कुछ जल्दी आप कर रहे हैं। जब 17,000 केसेस थे तब बीजेपी कह रही थी कि वो 8 फेज में इलेक्शन करे, और आज जब 800 केस है तब बीजेपी कह रही है इलेक्शन ना करे। तो बीजेपी के तो ये सब नॉनसेंस बात के तो हम रिप्लाई नहीं दे सकते ना। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद करने की अपील की है। आज किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे ने राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। डॉक्टर दर्शन पाल जी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। सर, क्या मुख्य निर्णय लिए हैं आप लोगों ने इस नेशनल कन्वेंशन में, अभी जो 2 दिन चलने वाला है? वो ये भी खबर है कि 25 सितंबर को आप लोग एक भारत बंद भी ऐलान कर रहे हैं, क्या है सर? देखिए, उससे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हमने जो क्विट इंडिया मूवमेंट वाले दिन किसान संसद की थी, उस किसान संसद में हमने एक स्लोगन लिया था। वो स्लोगन था, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो या मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, कारपोरेट्स खेती छोड़ो। अभी हम उस संसद के बाद अभी 2 दिन का अधिवेशन हम कर रहे हैं। इस 2 दिन के अधिवेशन से पहले हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक रेजोल्यूशन तैयार किया है यहाँ पास करने के लिए। उस रेजोल्यूशन में हमने यूनानिमसली तय किया है और यहाँ वो रखा गया है कि हम 25 सितंबर को एक देशव्यापी बंद का कॉल देंगे, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि 1 महीने के बाद ये बंद ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली लोग खुद करेंगे। मुजफ्फरनगर, क्या आपका उत्तर प्रदेश में किसान मिशन या बीजेपी के खिलाफ आप लोगों ने कैंपेन करने का अनाउंस कर ही रखा है? आप किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करेंगे, तो क्या मुजफ्फरनगर से किसान मोर्चा अपना मिशन यूपी शुरू कर रहा है? देखिए, मिशन उत्तराखंड एंड यूपी, मिशन यूपी एंड उत्तराखंड हमने ऑलरेडी पास कर रखा है और उसकी तैयारियां, इस रैली भी उसका एक हिस्सा है संयुक्त किसान मोर्चे की। उससे पहले कुछ बैठकें भी हो चुकी हैं और ये मिशन उत्तर प्रदेश जो है, बेसिकली मैं ये बता दूं आपको कि बेसिकली हमारा पहले चरण में इसको वेस्टर्न यूपी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल में और पूरे यूपी में किसानों को इस आंदोलन में खींच लाना है ग्राउंड लेवल में। और किसानों को 3 जो बड़े मुद्दे हैं वो है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का बाइकाट, दूसरा है टोल प्लाजा को फ्री कर देना और तीसरा है अडानी, अंबानी और अदर कारपोरेट हाउसेस के बाइकआउट करना प्रोडक्ट्स का। और ये करते हुए पूरे यूपी में इस स्लोगन को पॉपुलर करना, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो है मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो और कारपोरेट्स खेती छोड़ो। ये स्लोगन जो हमने जो पूरे देश में ले जाना है, इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मेनली हम बोले वो यूपी में और इंटेंसिफाई होगा। यूपी मिशन की जो शक्ति प्रदर्शन है ये मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। उस दिन हमारे संडे भी है और हमारे क्या है, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, क्या उनका जन्मदिन भी है, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं बड़े, और इसलिए वो बहुत एक हिस्टोरिक डे है कि यूपी मिशन, और ये नई दिशा देगा देश की राजनीति को। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जन्मदिन होता है। तो फिलहाल किसानों का ये महाअधिवेशन यहाँ सिंगू बॉर्डर में चल रहा है, जिसमें निर्णय हुआ है कि हर जिले में किसानों की एक इकाई बनेगी संयुक्त किसान मोर्चा की और इस आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिला स्तर पर ले जाया जाएगा।
सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सिंघू बॉर्डर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।